हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पर हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बनते हैं। ये पार्टिकल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिर हमने बात की थी कि मैटर यानी कि इसकी अवस्थाएं, स्टेट्स क्या क्या है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स के बारे में हमने बात की, इनके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की कि ये जो स्टेट्स हैं क्या इनको कन्वर्ट किया जाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से चेंज, यानी कि ये जो स्टेट्स हैं इनमें क्या चेंज किया जा सकता है। फिर हमने यहाँ पर चेंज के बारे में पढ़ा, कौन कौन से स्टेट जहाँ पर हमने सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन नहीं, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की। फिर हमने बात की टेम्परेचर में क्या हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो क्या हम इस सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। फिर बच्चों हमने बात की थी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो बॉइलिंग वाटर है और स्टीम है, दोनों में से सीवियर बर्न कौन करे, यानी कि घातक तरीके से कौन जलाता है, यानी कि गर्म पानी या भाप। अगर आप दो हाथ हैं आपके पास, एक भाप में डालिए, गर्म पानी में डालिए, तो ज्यादा जो सीवियर बर्न है, ज्यादा आपका हाथ किससे जलेगा, क्या भाप से जलेगा या जो गर्म पानी है उससे जलेगा, किससे जलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है कि हाथ जलता है ज्यादा भाप से। किससे ज्यादा, गर्म पानी से ज्यादा भाप से हमारा हाथ जल सकता है। हाथ या कोई भी चीज जो है, सीवियर बर्न जो है वो भाप से होता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हमने बात की थी, क्योंकि स्टीम के पास क्या होती है बच्चों, ज्यादा एनर्जी होती है, यानी कि भाप के पास क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, और इसके पास होती है एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसके पास होती है, जिस वजह से जब भाप हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में लगती है तो वो कंडेंस होती है, यानी कि ठंडी होती है, जिस वजह से ज्यादा हमको क्या होता है, बर्निंग महसूस होती है और ज्यादा बर्न होता है, सीवियर तरीके से बर्न होता है। ठीक है, साथ ही बच्चों हमने बात की थी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे टेम्परेचर के इफेक्ट की बात हमने की थी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो हमारे क्या है, जो सॉलिड्स हैं उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी, या हम लिक्विड्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, पार्टिकल्स के बीच की। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका कम होने लगता है, ये हमने पढ़ा। सेम प्रेशर के लिए भी हमने यही पढ़ा कि अगर प्रेशर में चेंज किया जाए तो क्या हो सकता है, हम जो है मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं प्रेशर में चेंज करके। जैसे अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये क्या कर लेंगे, अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। अब ये गैसेस स्टेट में है तो ये हो जाएंगे बच्चों लिक्विड स्टेट में, बिल्कुल लिक्विड स्टेट में हो जाएंगे। ठीक, चलो, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर हाई रखेंगे तो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, कम, टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और ये जो प्रेशर है, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है बच्चों उसे मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर में, या एटीएम हम जिसे कहते हैं। और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम। जैसे जैसे हम हायर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रेशर क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, यानी कि कम होता रहता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। चलिए एक बार आप इतना देख लीजिए, खैर हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की। देयर इज सर्टेन टेम्परेचर, देयर इज सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर है above which a gas cannot be changed to the liquid state। तो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो गैस है उसको आगे चेंज नहीं किया जा सकता लिक्विड स्टेट में। हाउएवर लार्ज प्रेशर मे बी ऑन इट्स सरफेस, जबकि उसके सरफेस में क्या है, लार्ज प्रेशर भी है। दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को कहा जाता है बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है उसे कहा जाता है क्रिटिकल
प्रेशर, ठीक है, जहां पर कोई गैस को आगे हम लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, हालांकि वहां पर लार्ज प्रेशर है उसके सरफेस पर, इसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है उसे कहा जाता है बच्चों क्रिटिकल प्रेशर। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की। सिंपली आपको ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पर से नोट कर लेनी है। चलिए, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो हाईएस्ट, क्या है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई सब्सटेंस क्या है अपनी लिक्विड अवस्था में, यानी कि लिक्विड अवस्था में होने पर जो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर है, क्योंकि उसके ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पर वो सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म में है, वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, उसी को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं। बच्चों इवेपोरेशन से पहले हमने बात की थी कंडेंसेशन के बारे में और बॉइलिंग के बारे में, ठीक है। तो बॉइलिंग में क्या हो रहा था, देखो कंडेंसेशन तो हम समझ रहे थे कि जो सरफेस की जो सॉरी हमारी जो सराउंडिंग की जो वाटर वेपर्स हैं वो किसी ठंडे सरफेस पर यानी कि कूल सरफेस पर आकर के टकराती हैं और लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, वो कंडेंसेशन था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और बॉइलिंग तीनों टर्म्स में। अब बॉइलिंग की जब हमने बात की तो हम क्या कह रहे थे कि बॉइलिंग कैसे हो रही थी, एक हमने बीकर लिया है या कोई भी कंटेनर लिया है, उसमें हमने लिया है वाटर, ठीक है, वाटर लिया है, और नीचे से हमने यहाँ पर इसको दिया है फ्लेम, ठीक है, फ्लेम हमने इसको दिया है, यानी कि चलो नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये पानी क्या होगा, बॉयल होगा। कैसे बॉयल होगा बच्चों, पहले जो सबसे नीचे वाले पार्टिकल्स है वो बॉयल होंगे, है ना। जब भी आप पानी गर्म होते हुए देखते हो, पानी को उबलते हुए देखते हो, तो बबल सबसे पहले ऊपर आते हैं, बुलबुले सबसे पहले जो इसके बॉटम में है, यानी कि ये जो इसका बॉटम है यही तो गैस के ऊपर है या आंच के ऊपर है या आग के ऊपर है ना। तो यहीं से क्या होता है बच्चों, यहीं से पहले बबल्स बनने शुरू होते हैं। आपने देखा होगा धीरे धीरे, अच्छा ये बबल्स कैसे होते हैं, ये गैस के बबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है, वो एक अलग चीज है, उसको हम खैर दोबारा कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल देखो सबसे पहले बबल्स बनना कहाँ शुरू होते हैं, बॉटम में, फिर धीरे धीरे पूरा पानी बॉयल होने लगता है, बबल्स बनने लगते हैं, और पानी धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चों, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है, वाष्पित हो जाता है, ठीक है, सिंपल। तो ये प्रोसेस क्या कही जा रही है, बॉइलिंग हम इसको कह रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, बॉइलिंग हो रही है। अब बात अगर हम इवेपोरेशन की करें तो इवेपोरेशन में भी तो यही हो रहा है ना। इवेपोरेशन में इसे कहीं से हीट मिल रही है या हीट नहीं भी मिल रही है तो भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो क्या ये बॉइलिंग और ये वाली प्रोसेस, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस क्या ये इक्वल है, आप सोचिए इस बारे में कि क्या ये दोनों प्रोसेस इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि बॉइलिंग में भी तो वही हो रहा है और इवेपोरेशन में भी वही हो रहा है ना। जैसे आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में पानी ले लेना है, ठीक है, और इसको छोड़ देना है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना है। एक दो दिन बाद आप देखेंगे या कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो ये पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो बीकर आपने लिया है या ग्लास आपने लिया है वो आपको खाली दिखेगा, ठीक है। बॉइलिंग में भी यही हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग में क्या हो रहा है, एक फास्ट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी हो रहा है, जितनी हम हीट देंगे उतनी जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा, इवेपोरेट हो जाएगा सारा पानी, ठीक है, वाष्प बन जाएगा सारा पानी। और यहाँ पर भी वही हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है। तो क्या दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये प्रोसेस फास्ट है, क्या सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये फास्ट प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है, क्या सिर्फ यही डिफरेंस है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में? सोचिए इस बात को एक बार, जरा एक बार आप सोचिए।
चलिए, तो आपने सोच लिया होगा कि यही डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल तो कतई नहीं है, दोनों बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। एक प्रोसेस में क्या है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रोसेस की बात करें, बॉइलिंग वाली प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको समझना थोड़ा इजी होगा, इसीलिए पहले बॉइलिंग की ही यहाँ पर हम बात करेंगे। चलो, तो बॉइलिंग में क्या होता है और क्या हो रहा है कि यहाँ से जा रही है हीट, है ना, ये जा रही है हीट। हीट जाने पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो हीट जा रही है किससे, ये बर्नर से, इसको ये क्या है, हमारा बर्नर है, आग जलाई बर्नर से, हीट जा रही है ऊपर, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ऊपर जा रही है, तो इसके वाटर के, किसके, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। अब काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोल लेते हैं, चलो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होने लग जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, FOA जिसको हम कहते हैं, वो क्या होने लगता है, डिक्रीजेस, यानी कि कम होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इनके बीच की जो गति है वो इतनी तेज हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाता है कि ये धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। सिंपल सिंपल। तो ये कौन सी प्रोसेस है, बॉइलिंग की प्रोसेस है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जब ये वेपर्स जो बन रही है ना, ये जो वेपर्स यानी कि जो भाप बन रही है, वेपर जब इनका प्रेशर 1 atm हो जाता है, यानी कि जो बाहर जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर का भी 1 atm प्रेशर है, तो इन वेपर्स का प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तब हम इसे कहेंगे। उससे पहले भी वैसे ये बॉइल हो ही रहा था, उसके बाद भी ये बॉइल ही होगा, लेकिन वो टाइम जहां पर इसके वेपर का जो प्रेशर है वो 1 atm होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होगा, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट हम कहेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद वाला जो पॉइंट है उसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, वो बॉइलिंग हो रही है। और उसके पहले वाला जो पॉइंट है उसको भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, वहां पर भी बॉइलिंग हो रही है। तो इसको हमने बॉइलिंग पॉइंट में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। चलो, अब इतनी बात तो समझ में आ गई, बॉइलिंग के बारे में हम समझ गए हैं, ठीक है। लेकिन समझना हमें इवेपोरेशन के बारे में। चलिए, तो इवेपोरेशन की बात करते हैं। अब इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, अब ये बॉइलिंग बॉइलिंग से डिफरेंट क्यों है, बॉइलिंग से अलग क्यों है। अब हमने लिया है एक बीकर, कोई भी बीकर हो, चलो ये बीकर है हमारे पास, चलो अलग से भी ले लेते हैं, इसमें है वाटर, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, बिल्कुल इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट तो होगा ही, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक आपने बीकर में लिया है वाटर और आपने इसको धूप में रख दिया है, या आपने कहीं पर भी रख दिया है, आप इसे कहीं पर भी रखिए, ये हमेशा इवेपोरेट होता रहेगा धीरे 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 करके, ठीक है। तो इवेपोरेशन में होता क्या है, होता ये है बच्चों कि जो इसके कहाँ के मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल है, सरफेस के ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक है, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से यानी कि अपने आसपास से क्या करते हैं, हीट को यानी कि ऊष्मा को अब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब हीट के अलग अलग स्रोत यानी कि सोर्सेज हो सकते हैं, हो सकता है हीट जो है सन से आ रही हो, या हो सकता है सराउंडिंग से कोई हीट आ रही हो, है ना, इधर उधर से भी हीट आ सकती है भाई। चलो, तो हो सकता है हीट सराउंडिंग से आ रही हो सकता है हीट सन से आ रही हो, या कोई भी सोर्स हीट का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हीट इसे मिल रही है, इसके जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स कहें, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स कहें, पार्टिकल्स कहें, पार्टिकल्स कह लेते हैं, ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, सरफेस पार्टिकल्स, सरफेस सब समझते हैं, सरफेस यानी कि
सरफेस यानी कि वो जो ऊपर वाले, नीचे वाले यानी कि बॉटम वाले। जैसे बॉइलिंग में क्या हो रहा था, बॉटम वाले पार्टिकल्स पहले क्या हो रहे थे, उनके बबल्स बन रहे थे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हीट अब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि हीट को क्या करते हैं, अवशेषित करते हैं। ठीक है, अब हीट को इन्होंने अब्सॉर्ब किया, हीट को एब्सॉर्ब करने से क्या हुआ, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, सेम प्रोसेस होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर क्या होगा, जैसे जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी तेज होती जाएगी और ये हीट अब्सॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ता जाएगा, तो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ भी तो ये जुड़े होंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ, इन पार्टिकल्स को ये छोड़ देंगे। इनके बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ये हो जाएगा बहुत कम, डिक्रीजेस। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये धीरे 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 क्या बन जाएंगे, वेपर्स इसके बन जाएंगे। क्या बनेंगे बच्चों, धीरे धीरे वेपर्स बनेंगे। और ऐसे ही करके फिर क्या होगा, अब ये ऊपर वाले पार्टिकल सारे इवेपोरेट हो गए। ठीक है, अब ये जो इसके नीचे वाले पार्टिकल्स थे, अब ये ऊपर आ जाएंगे, अब ये बन जाएंगे सरफेस पार्टिकल्स, ये भी अब हीट एब्सॉर्ब करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटे कम होगा। ठीक है, और ये भी इवेपोरेट हो जाएंगे। फिर इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे, अब ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स बन गए हैं ना, ऊपर की लेयर चली गई, जैसे हमने कहा ये लेयर्स हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो गया बच्चों, ये हो गए हमारे इवेपोरेट। तो अब ये नीचे वाले ही तो ऊपर आ गए ना, अब ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स थे ये ऊपर आ गए हैं, और ये क्या बन चुके हैं, अब ये सरफेस वाले पार्टिकल्स बन चुके हैं। अब ये इवेपोरेट होंगे। ठीक, फिर इसके नीचे वाले जो पार्टिकल्स है अब वो सरफेस पे आ जाएंगे, फिर अब वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कोई क्लास में फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, कोई फोर्थ आया, कोई फिफ्थ आया, लेकिन मान लेते हैं फर्स्ट वाला बच्चा जो है उसने ट्रॉफी नहीं ली फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली ट्रॉफी किसको मिलेगी, सेकंड वाले को। मान लेते हैं सेकंड ने भी नहीं ली, फिर वो थर्ड को मिलेगी, थर्ड ने भी नहीं ली, फिर वो फोर्थ को मिलेगी, यानी कि अब ये फर्स्ट हो गया है ना, अब ये फर्स्ट हो गया। ठीक, वैसे ऐसा होता नहीं है, समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे अब वो सरफेस वाले पार्टिकल्स बन चुके हैं, अब वो हीट एब्सॉर्ब करेंगे, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, वो वाइब्रेट होकर के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके इवेपोरेट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये है इवेपोरेशन का फिनोमेना। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो इवेपोरेशन है ये कैसे हो रही है, सरफेस पे पहले हो रहा है ना, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ही हमेशा इवेपोरेट होंगे। ऐसा नहीं कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, ना ना, कभी भी नहीं, हमेशा सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। इसीलिए बच्चों ये जो फिनोमेना है इसको कहा जाता है सरफेस, इसको कहा जाता है सरफेस फिनोमेना। इसीलिए ये जो फिनोमेना है, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। इस ही वजह से इस पूरे जो फिनोमेना है इवेपोरेशन, इसे कहा जाता है सरफेस फिनोमेना। तो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कि सरफेस फिनोमेना किसे कहा जाता है। चलिए, तो इसे रीड कर लेते हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, यानी कि लिक्विड का वेपर स्टेट में चेंज होना एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है कि कोई भी टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग की हीट अब्सॉर्ब कर रहा है ना, कोई भी टेम्परेचर, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में होगा तब तो उसे बॉइलिंग कह लेंगे हम, है ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में नहीं हो, बॉइलिंग पॉइंट से कम ये होगा, वो ऑफकोर्स होगा ही, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे ही क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर लिक्विड। तो ये लिक्विड्स के लिए भी क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और लिक्विड के पार्टिकल्स के पास अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। The particle present at the surface possess comparatively high kinetic energy to the present in bulk। तो जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या
सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने बात की सरफेस वाले पार्टिकल्स की, सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है दूसरों से। therefore particles at the surface with higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor. This phenomena is called evaporation. अब जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स है बच्चों, हमने बात की सरफेस वाले पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को क्या हुआ, पकड़ा हुआ है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। अब क्या कर देंगे, अगर ये छोड़ देंगे एक दूसरे को तो खत्म हो गई ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैसे ही यहाँ पर अब ये क्या करते हैं, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या करते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं। तो जिससे हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज होता है, कम होता है। और जिस वजह से ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो छोड़ देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पार्टिकल्स अपने आप क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। और इस फिनोमेना को सरफेस फिनोमेना भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इवेपोरेशन का ये जो प्रोसेस हमने इतने अच्छे से समझा है, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो ये बात हो गई इवेपोरेशन के बारे में। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। एक बार आप देखिए इसे। चलिए, अच्छा फैक्टर की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन अच्छे से होगा या नहीं होगा। मानते हैं हमने 2 कंटेनर लिए हैं और दोनों कंटेनर में हमने लिया है 100 ml वाटर। अब एक कंटेनर तो ऐसा है और एक कंटेनर ऐसा है, ठीक है। इसमें भी 100 ml वाटर है और इसमें भी 100 ml वाटर है, ठीक है। इसमें भी 100 ml और इसमें भी 100 ml। तो इवेपोरेशन ज्यादा अच्छे से किसमें होगा, देखो ये कंटेनर का सरफेस एरिया बड़ा है ना, तो ज्यादा पार्टिकल्स क्या कर पाएंगे, जो ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आ पाएंगे। ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आएंगे तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस से हीट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे आएंगे तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस से हीट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे, ठीक। अब यहाँ की बात करें तो कम पार्टिकल सरफेस पे आएंगे, कम पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो कम पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। यानी कि सरफेस एरिया का देखो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि इवेपोरेशन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। जैसे आपने कपड़े सुखाने डाले हैं, है ना, कपड़े क्या है, गीले हैं। अगर आप किसी कपड़े को इस प्रकार से सुखाने डाल देते हो, ठीक है, इस प्रकार से, इस तरीके से उसको पूरा, यानी कि बिना सरफेस एरिया को बढ़ाए हुए, तो वो कपड़े क्या आसानी से सूख जाते हैं। सूखना यानी कि क्या, सूखना मतलब ये जो कपड़े हैं ये क्या है, गीले हैं, यानी इनमें क्या है, पानी है, वाटर है। इवेपोरेशन यानी कि इससे सारा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वाष्पित हो जाएगा, तो कपड़े अपने आप सूख जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर कपड़े डालते हैं छत में तार पर, तो क्या वो इवेपोरेट हो सकता है जल्दी, क्या वो जल्दी सूखेंगे। देखो बच्चों, उसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखो सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। वहीं इसकी जगह अगर हम इस तरीके से कपड़े को पूरा जो है फैला करके डालते हैं बच्चों, इस तरीके से पूरा हमने क्या कर दिया है, इसको फैला करके डाला है, तो ज्यादा क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। अब सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, हीट को अब्सॉर्ब करेंगे और ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट हो सकते हैं, ठीक। तो सरफेस एरिया का एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि सरफेस एरिया क्या करता है, इवेपोरेशन के रेट को पूरी तरीके से क्या करता है, अफेक्ट करता है,
ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन का रेट होगा, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम इवेपोरेशन का रेट होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।